नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम बढ़िया हैं, मस्त, एकदम शानदार, जबरदस्त हैं। तो सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ आपके प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। जल्दी से आएं और जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्लास में आवाज वगैरह सही है क्या। फिर हम अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं शुरू, अपनी क्लास को कर रहे हैं शुरू। तो जल्दी से सभी साथी क्लास के साथ जुड़ जाएं और क्लास को फिर हम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं शुरू। ठीक है, तो आ जाओ बेटा जल्दी से। और एक बार बताएं सभी बच्चे, आवाज आ रही है कमेंट कर कर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, राधे राधे। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एनिमल क्लासिफिकेशन, यानी कि जस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बात चल रही थी। तो क्लासिफिकेशन जो है, वर्गीकरण जो है, इसमें आपको मैं कॉर्डेटा के बारे में बता रही थी कि भाई जो नॉन कॉर्डेटा हमने पढ़ लिए थे, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफेरा, एस्के हेलमंथीस, ठीक है, प्लेटी हेलमंथीस, और हम लोगों ने एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। अब हम बात करने वाले थे कॉर्डेट्स के बारे में। तो कॉर्डेट्स जो होते हैं, इनके बाद या इनका जो पार्ट्स थे वो थे जैसे फिशीज, मछली के बारे में हमने बात कर ली थी, बर्ड्स, एवीज के बारे में बात कर ली थी। अब तीसरा होगा क्या, तीसरा होता है रिप्टाइल। तीसरा है रिप्टाइल्स यानी कि सरीसृप। तो सरीसृपों के बारे में अब हम करने वाले हैं बात। तो प्यारे साथी, जो सरीसृप होते हैं इनके बारे में जब हम पहले पॉइंट की बात करेंगे, तो सरीसृप भी होते हैं ओवीपोरस। तो सभी सरीसृप भी कैसे जंतु हैं, ओवीपोरस एनिमल हैं, ठीक है, यानी कि जरायुज जंतु, अंडायुज जंतु हैं। अंडायुज मीन्स अंडे देते हैं बेटा। तो ये भी जो होंगे आप लोगों के रिप्टाइल्स, ये भी अंडे देने वाले हैं, जंतु हैं। कैसे जंतु हैं, जरायुज जंतु हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। जैसे कि मछलियां भी अंडे दे रही थी, पक्षी भी अंडे दे रहे थे, और ये भी देते हैं अंडे, ठीक है। ये रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं, रेंगने वाले जंतु। इनको आप लोग रेंगने वाले जंतु भी कहते हैं, ठीक है। तो ये रेंगने वाले जंतु हैं, ट्रैपिंग करते हैं बेटा, ट्रैपिंग एनिमल है, यानी रेंग कर चलते हैं। जैसे सांप हो गया, ठीक है, और आपका कछुआ हो गया, जमीन पर स्क्रॉलिंग या क्या करते हैं, क्रियपिंग करते हैं, रेंग कर चलते हैं। छिपकली हो गई, ठीक है, ये सब। तो ऐसा आप समझ सकते हो, रेंगने वाले जंतु होते हैं। आगे अगर बात करते हैं तीसरा पॉइंट इनके बारे में, तो इनके शरीर पर जो बाल हैं, ठीक है, वो बेसिकली नहीं मिलते। तो लिखेंगे शरीर पर, शरीर पर बाल नहीं मिलते, ठीक है, इनके शरीर पर बाल नहीं पाए जाते हैं, हेयर्स नहीं होते हैं इनके शरीर पर भाई। तो लिखेंगे हेयर्स नोट, हेयर्स, हेयर नॉट प्रेजेंट। इनका जो शरीर है ना, उस पर बाल नहीं होते हैं भाई, शरीर पर बाल नहीं होते। जैसे आपने सांप देखा है, उसकी बॉडी पर हेयर होते हैं क्या, नहीं होते। आपने देखा है प्यारे बच्चे, छिपकली नहीं होते, कछुआ नहीं होते। तो आगे बात करें तो इनके शरीर पर बाल नहीं होते भाई, ठीक है। यस मैम, आवाज आ रही है। मेरठ की भूमि से प्रणाम, नमस्कार सभी बच्चों को। कमेंट्स आपके जरा से बड़े कर दूं, बस आ जाओ, ठीक है। चलो आओ आगे बात करते हैं। आगे क्या है, फोर्थ पॉइंट रेप्टाइल्स के बारे में, कि रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चे, इनके उदाहरण की बात की जाएगी तो इनका जो एग्जाम्पल होता है वो होगा, आप बताएंगे सांप यानी स्नेक। मैं आपको बार बार बताती चल रही हूँ, स्नेक हो गया, कछुआ हो गया बेटा, कछुआ, ठीक है, टॉर्टल हो गया, कछुआ हो गया। और आप लोगों को पूछे तो आप बताओगे छिपकली हो गई बेटा। अगला एग्जाम्पल क्या होता है, छिपकली यानी लिजर्ड जो होती है, छिपकली, ये हो जाते हैं इसके एग्जाम्पल। मेन मेन एग्जाम्पल आपको पूछे तो आप बताकर चलेंगे ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ूं। अब प्यारे बच्चे, इनमें से सांप जो होता है, सांप, अगर आप सांप की बात करते हैं तो कौन सा सांप ऐसा है जो घोंसले बनाकर अंडे देता है, ये पूछ लेता है। तो घोंसला बनाने वाला जो सांप होता है, घोंसला बनाने वाला सांप, घोंसला बनाने वाला सांप जो होता है वो होता है किंग कोबरा, ठीक है।
तो किंग कोबरा जो होता है ये घोंसला बनाकर सांप अंडे देता है। तो घोंसला बनाने वाला जो सांप होता है वो होता है किंग कोबरा। जो नेस्ट बिल्डअप करता है, नेस्ट घोंसला बनाकर जो सांप अंडे देता है वो है किंग कोबरा। आपको कभी पूछे कि मैम अजगर जो होता है, अजगर या अजगर के बारे में पूछ ले कभी भी, पाइथन होते हैं या अजगर वगैरह होते हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं? अजगर लिखना वही। तो अजगर जो होता है पाइथन बोलते हैं जिसको, ये पाइथन किसकी कैटेगरी में आता है? तो अजगर या पाइथन जो है ये कोई सांप नहीं है, ये सरीसृप की कैटेगरी में आता है। ये आता है मैमल्स की कैटेगरी में, क्योंकि ये अंडे नहीं देता, ये बच्चों को जन्म देते हैं जो अजगर वगैरह होते हैं, पाइथन वगैरह। तो ये अंडे नहीं देंगे, ये क्या करते हैं बेसिकली बच्चों को जन्म देते हैं, बोआ पाइथन ये सब। ठीक है, एनाकोंडा जैसे देखा था। चले आगे भाई। मैम लिजार्ड, फ्लाइंग लिजार्ड किस में आएगा बेटा? इसी में, रेप्टाइल के अंदर ही, वो चलती भी हैं और फ्लाई भी कर सकती हैं, तो इसी में आता है फ्लाइंग लिजार्ड भी। लिजार्ड इसी में आता है। कोमोडो ड्रैगन होती है, कोमोडो ड्रैगन इतनी बड़ी छिपकली ऐसे चलती है वो मगरमच्छ की तरह, वो भी इसी में आती है बेटा। और मगरमच्छ भी इसी में आते हैं, लिख लेना, मगरमच्छ भी इसी में आते हैं। क्रोकोडाइल, ठीक है, क्रोकोडाइल भी इसी में आएंगे भाई, मगरमच्छ भी। ठीक, मगरमच्छ भी इसी में आते हैं। आपको पूछ ले एलिगेटर होते हैं, घड़ियाल, घड़ियाल भी इसी में आते हैं बच्चा। तो ये भी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। घड़ियाल, ठीक है, घड़ियाल जो होता है एलिगेटर बोलते हैं जिसको, एलिगेटर इसी में आते हैं ये, घड़ियाल एलिगेटर जो होता है। ठीक, चलो आप आ जाओ अगले वर्ग की तरफ चलेंगे क्लासिफिकेशन के अंदर। ठीक है, 5 दिन हुआ है, क्रॉस लिया, कवर होगा बेटा, वो आपके ऊपर है, अभी पेपर की कोई डेट नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। कटी गुच्छे, कटी गुच्छे क्या होता है भाई? आ जाओ आगे बात करेंगे अगले नंबर पर एम्फीबियन की। अगले नंबर पर बात करेंगे एम्फीबियन। एम्फीबियंस उभयचर बोलते हैं जिसको, उभयचर। तो सरीसृप के बाद आते हैं उभयचर बेटा। ठीक है, तो एम्फीबियंस जो होते हैं उभयचर, ये कैसे प्राणी है? तो ये होते हैं रात्रिचर प्राणी भी बोलते हैं इनको, रात्रिचर प्राणी, नेक्टर। ठीक है, या आप लोग ये रात्रिचर ना लिखकर एक तरीके से ऐसे लिखना कि इनको ना उभयचर क्यों कहते हैं? उभयचर होती है एक टर्म जिसका मतलब है कि ऐसे जंतु या ऐसे जीव जो पानी में जाकर निषेचन करें, तो ये पूछा जाता है। तो लिखना निषेचन पानी में होता है, ये पॉइंट लिखना जो पेपर में आता है, निषेचन पानी में होता है। ठीक है, रात्रिचर तो वो भी थे, सरीसृप सांप वगैरह भी निकलते हैं रात में, तो रात्रिचर नहीं लिखना, निषेचन पानी में होता है। इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पेपर में कि किस वर्ग के जंतुओं के अंदर निषेचन पानी में होता है, तो एम्फीबियन। तो लिख लीजिएगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नीड वाटर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन या फॉर फर्टिलाइजेशन नीड वाटर, इनको पानी की जरूरत पड़ती है बेटा निषेचन के लिए। मैम निषेचन क्या होता है? तो निषेचन हमने कई बार पढ़ लिया है कि नर और मादा, यानी नर के पास शुक्राणु होते हैं, स्पर्म, नर के पास क्या होंगे भाई? शुक्राणु होंगे, और मादा के पास क्या होते हैं? ओवम, यानी कि अंडाणु, मादा के पास होते हैं अंडाणु। तो जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो उसी प्रक्रिया को कहा जाता है निषेचन। तो शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करेगा, शुक्राणु अंडाणु के अंदर धस जाते हैं जाकर, इसी प्रक्रिया को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो इनमें ये प्रक्रिया पानी में होती है। मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है बेटा? पानी है, कोई तालाब है, इसमें ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब इसी पानी के अंदर है मेंढक। अब मेंढक है नर और मादा, तो मान लो ये नर मेंढक है और ये मादा मेंढक है, तो नर के पास बनेंगे शुक्राणु, नर अपने शुक्राणु पानी में ही छोड़ देगा, नर अपने स्पर्म जो होंगे वो पानी में ही छोड़ देगा ऐसे, और मादा जो होगी उसके पास होंगे अंडाणु, तो मादा भी अपने अंडाणु पानी में छोड़ देगी। तो पानी के अंदर ही शुक्राणु अंडाणु के साथ जाकर निषेचित होंगे इस तरीके से। तो निषेचन की क्रिया के लिए पानी की आवश्यकता है।
इसीलिए इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है इन पानी में होता है। इसीलिए उभयचर वो जंतु होते हैं जिनमें निषेचन के लिए पानी आवश्यक है। तो आप लोग बताकर चलेंगे, ठीक है। अब बताएंगे शरीर पर ग्रंथियां मौजूद होती हैं, ठीक है। ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। इनका जो शरीर है ना उन पर ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ठीक है, उपस्थित होती हैं। तो शरीर पर क्या प्रेजेंट होती है? ग्लैंड्स। तो लिखेंगे ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन बॉडी, ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन बॉडी। इनके शरीर पर क्या होती हैं बेटा? ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। और त्वचा चिकनी होती है प्यारे बच्चे। त्वचा क्या होती है? चिकनी होती है। त्वचा जो होती है इनकी चिकनी होती है, चिकनी त्वचा होती है, यानी चमक मारती है इनमें। जैसे मेंढक तुमने देखा है, ऐसा लगता है हमेशा गीला हो रहा हो पानी में, तो चिकनी त्वचा होती है। चिकनी त्वचा चिकनी होती है बेटा। स्किन इज, लिखेंगे स्किन इज सॉफ्ट, ठीक है, या स्मूथ। चिकनी होती है इनकी जो त्वचा होती है, स्किन होती है स्मूथ इनकी। अब मैडम ये सांस कैसे लेते हैं, ये श्वसन कैसे करते हैं, ये भी आपको आ सकता है पेपर में। तो ये जो आप लोगों के एम्फीबियंस होते हैं इनमें श्वसन के लिए पाए जाते हैं फेफड़े, और प्यारे बच्चे पाए जाते हैं गिल्स। तो इनके अंदर श्वसन कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये पूछ ले आपको। तो इनके अंदर जो श्वसन या रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, ठीक है, बिना संपर्क में आए हुए नहीं होगा, संपर्क में ही आएंगे, लेकिन दोनों अपने स्पर्म और शुक्राणु या फिर अंडाणु पानी में रिलीज कर देते हैं। मादा अपने शुक्राणु पानी में छोड़ देगी और नर अपने शुक्राणु पानी में छोड़ देगा, ठीक है, ऐसे होगा। चलो आ जाओ। तो इनमें जो श्वसन की क्रिया होती है वो होती है प्यारे बच्चे गिल्स के द्वारा। गिल्स किसमें होते हैं? तो गिल्स यानी कि गलफेड़े किसमें पाए जाते हैं? आप बताएंगे टेडपोल में। टेडपोल क्या होता है? तो टेडपोल होता है मेंढक का जो लार्वा होता है, टेडपोल। तो टेडपोल में जो श्वसन की क्रिया होगी वो तो किसके द्वारा होगी? गिल्स के द्वारा। लेकिन अगर आपको पूछ ले कि मेंढक जो होता है इसमें श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होगी? मेंढक। तो मेंढक में तो जो वो होता है श्वसन, वो दोनों तरीके से होता है, त्वचा के द्वारा भी, यानी स्किन से भी सांस लेता है मेंढक। और प्यारे साथी आप बताकर चलोगे कि जो मेंढक होता है ये फेफड़ों से भी सांस लेगा, इसके पास फेफड़े भी होते हैं भाई। तो मेंढक जो है ना ये दोनों तरीके से रेस्पायर कर सकता है। इसके पास स्किन भी है सांस लेने के लिए और इसके पास त्वचा भी है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन आएगा कि हमारे जो मेंढक वगैरह होते हैं जिनको उभयचर वर्ग में रखा गया है ये कैसे श्वसन करते हैं। आप बताएंगे कि मेंढक दोनों तरीके से रेस्पिरेशन कर सकता है, त्वचा से भी और आप बताकर चलेंगे फेफड़ों से भी, ठीक है। क्लियर हो गई बात? बढ़ूं भाई आगे, ठीक है, क्लियर? अब आ जाओ, अब आगे बात करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ फ्रॉग के बारे में कुछ चीजें, या मेंढक। जो मेंढक होता है एक हाइला होता है प्यारे बच्चे, मेंढक जो कि पेड़ पर होता है, उड़ता है, वो हाइला जो होता है। हाइला फ्रॉग जो होता है ये पेड़ पर रहने वाला और उड़ने वाला मेंढक होता है। देखो कितना अच्छे से झांक रहा है, तुम्हें देखो जरा इसको। तुमने वो देखा डांसिंग फ्रॉग आता है, पै 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 टोंग टोंग, तो ये वही वाला है, ऐसा समझ लो। तो देखो कैसे झांक रहा है तुम लोगों को। तो ये है हाइला जो कि पेड़ पर रहने वाला फ्रॉग होता है, ठीक है। रेड आई ट्री फ्रॉग भी बोलते हैं इसको, यानी इसकी आंखें देखो लाल लाल है, तो लाल आंखें हैं और पेड़ पर रहता है। देखो ये तुम्हें झांक रहा है, तो ये है हाइला। गाना भी तुमने सुना होगा ऋतिक रोशन का, हाइला हाइला हुआ हुआ, तो ये है हाइला। हाइला जो होता है इसी को कहा जाता है ट्री फ्रॉग, यानी ये पेड़ों पर रहता है, पेड़ों पर रहता है, ठीक है। और इसकी आंखें होती हैं रेड, तो रेड आई ट्री फ्रॉग भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन सा मेंढक है जो पेड़ पर रहता है। तो आ जाओ, अब मैं आपको इनके एग्जाम्पल बता देती हूँ एम्फीबियन के। तो एम्फीबियन जो होते हैं
एम्फीबियंस जो होते हैं इनके उदाहरण, उभयचर के उदाहरण। उभयचर जो होते हैं अगर इनके उदाहरण की आप बात करोगे, एग्जाम्पल की अगर बात करोगे, तो आप लोग देखोगे हरियाणा से राम राम भाई, राम राम। तो यहां पर आप बताएंगे एक तो होगा मेंढक, ठीक है, मेंढक, इनका एग्जाम्पल मेंढक होगा, फ्रॉग। और भाई दूसरा एग्जाम्पल होगा सैलामेंडर, सैलामेंडर। सैलामेंडर तुम्हें ऐसा लगता है मछली की तरह, भी दिखाऊंगी, ठीक है। सैलामेंडर एक हो जाता है सैलामेंडर, और एक तो टेडपोल मैंने आपको बताया ही अभी, मेंढक का लार्वा, टेडपोल, ठीक है। ये बहुत आते हैं एग्जाम के अंदर, टेडपोल। तो चलो तुम्हें मैं सैलामेंडर दिखाती हूँ, ठीक है। मेंढक का ही अभी मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, हाइला, हाइला जो पेड़ पर रहता है, ठीक है, पेड़ पर रहने वाला, ठीक है, पेड़ पर रहता है बेटा ये मेंढक। अब जो मैं सैलामेंडर दिखाती हूँ, मैं तुम सभी को दिखाती हूँ सैलामेंडर। तो जो सैलामेंडर है ये भी आप लोगों का देखो, अरे भैया मुझे तो इससे डर लग रहा है, ये भी एक तरीके का जीव है सैलामेंडर जो होता है, और ये आता है रेप्टाइल्स की कैटेगरी के अंदर ही। ये बैठा हुआ सैलामेंडर देखो, तो देखो कितनी चिकनी सी स्किन है इसकी, सैलामेंडर की, है ना, कितनी चिकनी सी स्किन है देखो। तो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे चमक मार रही है इसके अंदर। तो इनकी त्वचा पर ग्लैंड्स होती है, त्वचा चिकनी होती है, और ये भी क्या है, एक तरीके का सरीसृप। बिना आप बता सकते हो कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई सांप हो, है ना। तो ये होता है सैलामेंडर। तो आपने देख लिया है सैलामेंडर का फोटो भी। तो ये आप लोगों को एग्जामिनेशन में एग्जाम के तौर पर पूछे जाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। अच्छा मयंक प्यारे बच्चे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप लोग भी एकदम बढ़िया हो। मैम ये रेड आइज फ्रॉग जहरीला होता है, हाँ बेटा बिल्कुल होता है, ठीक है। एक बुल फ्रॉग भी होता है जो हमारी आसपास की नालियां उनमें निकलता है, इतना मोटा वैसे करता रहता है, वो तुमने देखा होगा, ठीक है। इस हफ्ते आप लोगों का जो सिलेबस है वो कंप्लीट है, ठीक है, समझ लो। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी टॉपिक आप लोगों का रहे, तो ऑलमोस्ट अब बोटनी शुरू ही हो गई, हो चुकी है आप लोगों की, और बस समझ लो फिर खत्म ही है आपका जो सिलेबस है। आ जाओ बेटा, अब आगे बात करते हैं। तो इतनी चीजें थी जो आपको पढ़नी है, एक और रह गया है मैमल्स। आए मैमल्स की बात करते हैं। मैमल्स जिसको कहते हैं स्तनधारी। तो भाई स्तनधारी जीव जो होते हैं इनके बारे में बात करें तो ये भी कॉर्डेट्स में आते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि ये होते हैं बेटा वीवीपोरस। कैसे जंतु हैं? वीवीपोरस हैं, वीवीपोरस होते हैं, वीवीपोरस मतलब जरायुज हैं, जरायुज यानी कि बच्चों को देते हैं जन्म, अंडे नहीं देते, जरायुज जंतु हैं बेटा। अभी तक हमने जितने भी पढ़े ना, चाहे ये पढ़े हो एम्फीबियंस, ये भी क्या करते हैं, ये भी ओवीपोरस हैं, ये भी बेटा ओवीपोरस होते हैं, अंडे देते हैं, अंडायुज हैं, ठीक है, अंडायुज हैं, ये भी अंडायुज हैं प्यारे बच्चे। अभी तक जितने पढ़े, चाहे पक्षी पढ़ा हो, चाहे मछली पढ़ी हो, चाहे हमने पढ़ा हो सरीसृप, और चाहे पढ़ा हो उभयचर, सारे के सारे अंडे देते थे। लेकिन जो स्तनधारी हैं ये होते हैं जरायुज। जरायुज वो जंतु होते हैं जो अंडे नहीं देते, बच्चों को जन्म देते हैं, ये बच्चों को जन्म देते हैं बेटा, ठीक है, बच्चों को जन्म देना। तो ये बच्चों को जन्म देते हैं, ये अंडे नहीं देते, चाइल्ड बर्थ करते हैं, चाइल्ड बर्थ करते हैं। जैसे आप जब पैदा हुए तो आप एक अंडे में से निकले थे क्या? भाई नहीं, आप एक बच्चे के रूप में आपने जन्म लिया था। दूसरा पॉइंट, इनके पास स्तन ग्रंथियां होती हैं, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। भाई अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं तो इनके पास होती हैं स्तन ग्रंथियां, ठीक है, स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। मैमरी ग्लैंड इनके पास होती है, मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट, तो इनमें पाई जाती हैं मैमरी ग्लैंड्स, यानी कि दूध ग्रंथियां इनके अंदर मिलती हैं जिनसे दूध बनता है, ठीक है। तो इनके अंदर होती हैं स्तन ग्रंथियां, मैमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। जैसे कि आप जब छोटे थे, जब आप पैदा हुए थे तो आपने अपनी मम्मा का दूध पिया था, या कोई भी गाय भैंस कोई भी बकरी होगी तो वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। फिर आगे बात करते हैं स्तनधारी के बारे में। तो शरीर पर बाल पाए जाते हैं, ठीक है, शरीर पर बाल आपने देखे हैं, गाय भैंस और हमारी बॉडी पर भी हेयर है, शरीर पर बाल उपस्थित,
तो शरीर पर क्या होते हैं बेटा, बाल पाए जाते हैं। ठीक है, शरीर पर बाल उपस्थित होते हैं। ठीक, आपके बारे में ये सारी बातें, बॉडी हेयर प्रेजेंट होते हैं, बॉडी हेयर आर प्रेजेंट। ठीक है, बॉडी हेयर आर प्रेजेंट। तो शरीर पर बाल भी उपस्थित होते हैं इनके। अगर हमने फोर्थ पॉइंट की बात करी है, तो ये जो आप लोगों के मैमल्स होते हैं, ये क्या करते हैं प्यारे बच्चे, ये शरीर को अपने क्या करते हैं, इनका जो शरीर है ना वो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। तो ये नियत तापी होते हैं। नियत तापी मतलब कि ये क्या होते हैं, हॉट ब्लडेड होते हैं, नियत तापी जंतु हैं। नियत तापी जंतु हैं, हॉट ब्लडेड हैं। हमेशा हमारे खून का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है हमने सर्दियों में अपना टेम्परेचर कर लिया 5 डिग्री, गर्मियों में कर लिया हमने अपना टेम्परेचर 10 डिग्री, ऐसे नहीं है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर, अगर मानव की बात की जाए तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। और फॉरेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, ह्यूमन का। तो ये हमेशा ऐसा ही रहेगा पूरा, यानी चाहे सर्दी पड़े चाहे गर्मी पड़े, हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा इतना ही रहेगा। तो हम नियत तापी हैं, कांस्टेंट रहता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, जबकि जो सरीसृप थे और जो एम्फीबियंस थे, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। मछली थी, वो भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर सकती हैं। तो मछली, सरीसृप, उभयचर, ये होते हैं अनियत तापी, होते हैं अनियत तापी। जबकि पक्षी और स्तनधारी ये दोनों नियत तापी होते हैं। अभी लास्ट में एक छोटे से टेबल में ये सारी चीजें लिखवा दूंगी। आ जाओ आगे बात करते हैं 5वें पॉइंट की। 5वां पॉइंट क्या है कि ये जो मैमल्स होते हैं, इनके अंदर या इनका एग्जाम्पल क्या क्या होता है, या इनके दिल के बारे में बात करें तो हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, मैंने वैसे ही आपको लिखवा दिया था जब आपने हृदय वाला चैप्टर पढ़ा था, लेकिन फिर भी लिख लो। हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं इनके हृदय में, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, आ जाओ आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, आगे हमने बात करी उदाहरण की, मैमल्स के एग्जाम्पल की। तो मैमल्स के अंदर जब एग्जाम्पल आप लोग पढ़ोगे तो मैमल्स का जो एग्जाम्पल होता है वो हो जाएगा, आप बताएंगे सबसे पहले मानव। ठीक है, फिर आप बताओगे जितने भी चौपाया जंतु हैं, चौपाया जंतु, जितने भी 4 पैर वाले जंतु हैं, 4 लेग एनिमल, 4 लेग एनिमल, जितने भी ऐसे जंतु जिनके 4 पैर होते हैं, वो सब होते हैं क्या, मैमल्स की कैटेगरी में आने वाले। तो ह्यूमंस हो गया और बेटा चौपाया जंतु हो गए। ठीक है, लेकिन नोट कर कर एक चीज लिखनी है आपको, नोट कर कर एक चीज लिखनी है, एकाइडीना। एकाइडीना, एकाइडीना, एकाइडीना जो होता है, ठीक है, ये एक ऐसा जंतु है जो अंडे देता है बेटा। तो ऐसा स्तनपाई जो अंडे देता है, ऐसा स्तनपाई, मैंने क्या कहा, सारे के सारे स्तनपाई बच्चे देते हैं, अंडे कोई नहीं देता। लेकिन एकाइडीना, या इसी को कहते हैं प्लेटिपस, इसी को आप प्लेटिपस के नाम से भी जानते हो, प्लेटिपस, इसी को हम प्लेटिपस भी बोल देते हैं। ठीक है, प्लेटिपस, एकाइडीना या प्लेटिपस नाम का एक जंतु है जो कि ऐसा स्तनपाई है जो अंडे देता है बेटा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऐसा स्तनपाई कौन सा है जो अंडे देता है, तो ये है, या आप लिखोगे प्रोड्यूस्ड एग। ये ऐसा स्तनपाई है जो एग प्रोड्यूस करता है, अंडे देता है बेटा, जो एकाइडीना या प्लेटिपस जो होता है। चलो तुम्हें दिखाती हूँ, इसको आप चींटी खोर भी बोलते हो, चींटी खाता है, इसके शरीर पर कांटे से होते हैं। तो प्लेटिपस जो होता है ये एक ऐसा एनिमल है जो जंतु वर्ग में आता है, यानी मैमल्स के अंदर आता है, और प्यारे बच्चों क्या करता है, ये अंडे देने का काम करता है, अंडे देता है ये प्लेटिपस। देखो, तो इसके पास दुग्ध ग्रंथियां हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाता है, और दूध जो पिलाएगा वो स्तनधारी में आएगा, और ये अंडे देता है। तो अंडों से जब बच्चे निकलते हैं ना, उन बच्चों को फिर दूध पिलाता है। ये समझ में आई बात? ठीक है,
हाँ बेटा, मैं पीडीएफ आपको ज्वाइंट करवा दूंगी, आप उसको प्रिंट आउट के फॉर्म में निकलवा सकते हो। ठीक है, मैराथन भी होगी जब आपका पेपर जो है उसकी डेट आ जाएगी। चलो, तो ये होता है एकाइडिना या प्लेटिपस। ये एक ऐसा उभयचर है, एक ऐसा स्तनधारी है जो अंडे देता है। ठीक है, तो बाकी आप सभी जानते ही हो। आप लोगों को कभी भी पूछ ले, मैंने आपको लिखवाई दिया था नोट कर कर कि वेल जो होती है, वेल मछली, वेल किस में आती है? तो वेल हो गया, डॉल्फिन हो गया, ये मछली नहीं होती हैं, ये भी उभयचर की, ये भी स्तनधारी की कैटेगरी में आती हैं। तो वेल और जो डॉल्फिन है ये स्तनधारी हैं बेटा, ये मैमल्स की कैटेगरी में आती हैं, ये हैं मैमल्स। तो वेल मछली या डॉल्फिन जो होती है ये भी आती हैं आपकी मैमल्स की कैटेगरी में, क्योंकि ये अंडे नहीं देती, ये बच्चों को जन्म देती हैं। और इनके दिल में भी 4 कक्ष होते हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी हर्ट वाले चैप्टर में। ठीक है, चलो तो अब आ जाओ, अब आगे बात करते हैं। अब मैं ना आपको एक बार ये लिखवा देती हूँ कि कौन कौन है जो अंडे देगा और कौन कौन है जो बच्चे देगा। अगर आप लोग बात करते हो एवीज ग्रुप की बेटा, एवीज की, अगर आप पक्षी वर्ग की बात करते हो, ठीक है, अगर आप मैमल्स की बात करते हो, मैमल्स की बात करते हो, स्तनधारी की बात करते हो, तो ये कैसे खून वाले जंतु हैं दोनों के दोनों? तो इन दोनों के अंदर आप देखोगे ये नियत तापी हैं। नियत तापी मतलब ये कैसे होते हैं? ये हॉट ब्लडेड एनिमल है, हॉट ब्लडेड। तो कभी भी पेपर में आ जाए कि कौन कौन से ऐसे जंतु हैं जो हॉट ब्लडेड है या नियत तापी हैं, जिनके शरीर का टेम्परेचर हमेशा फिक्स रहता है, तो आप बताएंगे ये एवीज और मैमल्स। और अगर आपको पूछ ले पिसीज, पिसीज यानी मछली, ठीक है, आपको पूछ ले मछली, आपको पूछ ले रेप्टाइल, रेप्टाइल पेपर के अंदर यानी सरीसृप, ठीक है, आपको पूछ ले सरीसृप और आपको पूछ ले एम्फीबियन, एम्फीबियन। तो ये जो होते हैं ना तीनों के तीनों उभयचर, ये तीनों के तीनों आते हैं अनियत तापी के अंदर, अनियत तापी के अंदर आते हैं ये हैं अनियत तापी, यानी कि कोल्ड ब्लडेड है ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो ये भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, तो ये आता है पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा आप लोगों को। चलो तो भाई ये हो गया आपका प्लांट क्लासिफिकेशन खत्म। बेटा टॉपिक थोड़े ज़्यादा बड़े बड़े हैं ना, इसलिए आपको लग रहा है टाइम बायो को ख़त्म होने में, और ऐसा भी नहीं है कि एकदम से हम इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़े बिना ही पूरा टॉपिक कर ले, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये टॉपिक जो था प्लांट क्लासिफिकेशन हो गया है ख़त्म। अब आज से मैं आपकी कर रही हूँ बॉटनी शुरू। तो भाई प्यारे साथियों आ जाओ, हेडिंग डालो बॉटनी, और एक पेज छोड़कर नया जो आपका सेक्शन है बायोलॉजी के अंदर वो यहाँ पर शुरू हो रहा है, यानी वनस्पति विज्ञान। तो एक पेज छोड़कर हेडिंग डाल लेना वनस्पति विज्ञान। ठीक है, साथ के साथ तो वैसे आप नोट्स नहीं बनाते, बट आपको एक पेज छोड़ देना। ये बॉटनी एक अलग सेक्शन है जहाँ से आपको क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं। तो भाई वनस्पति विज्ञान के बारे में मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि वनस्पति विज्ञान जो है इसके जो पिताजी हैं या इसके जो फादर हैं वो होते हैं थियोफ्रस्टस। कौन है बेटा? थियोफ्रस्टस। ठीक है, थियोफ्रस्टस। तो वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रस्टस हैं, थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस हैं वनस्पति विज्ञान के पिता। ठीक है, अब वनस्पति विज्ञान जो है मैडम ये क्या है, यानी बॉटनी है क्या? बॉटनी क्या है? तो आप लोग कहोगे स्टडी ऑफ प्लांट। ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट। कभी भी आपको पूछे कि पेड़ पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पेड़ पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पेड़ पौधों का जो अध्ययन होता है इसी को कहा जाता है बॉटनी या वनस्पति विज्ञान। तो पेड़ पौधों का जो अध्ययन होता है उसी को हम कहते हैं बॉटनी। ठीक है, यानी वनस्पति विज्ञान। तो पेड़ पौधों के अध्ययन को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। मैडम जी मेरा नेम क्या, समझ में आ गई ना आपको बातें?
क्लियर। चलो अब हम लोग आगे बात करेंगे, तो आगे बात करेंगे, आगे पढ़ेंगे। आप लोगों को बॉटनी के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है प्लांट क्लासिफिकेशन। तो हेडिंग डालो प्लांट क्लासिफिकेशन। अभी अभी मैंने आपको जंतुओं का वर्गीकरण खत्म करवाया है। आपने जो पढ़े हैं ये सब जंतु वर्गीकरण था। अब हम पढ़ रहे हैं प्लांट क्लासिफिकेशन, पादप वर्गीकरण। अब बात होगी पादपों के बारे में। भाई अब बात करेंगे प्लांट्स के बारे में हम लोग, ठीक है। चलो आइए भाई बात करते हैं प्लांट्स की। तो पादपों को बांटा गया है भाई दो भागों में। जंतुओं को देखो कितने सारे पार्ट्स में बांटा था। जंतुओं को बेसिकली कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा में हमने बांट दिया था। और कॉर्डेटा के भी चार आपने टाइप पढ़े थे। ये जो मछली वर्ग पढ़ा था, पक्षी वर्ग पढ़ा था, सरीसृप, उभयचर, स्तनधारी, कॉर्डेटा में आते थे। और नॉन कॉर्डेटा में आपने पोरीफेरा, इकाइनोडर्माटा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्कास ये सब पढ़े थे। अब पादपों की बात होती है तो पादपों को दो वर्गों में बांटा है। एक होते हैं अपुष्पी पौधे, अपुष्पी, ठीक है, अपुष्पी पौधे, यानी कि इनको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिप्टोगैमस, क्रिप्टोगैमस। एक है भाई क्रिप्टोगैमस, ठीक है। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं पुष्पी पौधे। दूसरे हैं पुष्पी पौधे, क्लियर। दूसरे हैं पुष्पी पौधे जिसको कहा जाता है फिनेरोगैमस, फिनेरोगैमस, ठीक है, जिसको कहते हैं फिनेरोगैमस। तो भाई दो प्रकार के होते हैं पादप। पादपों को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, अपुष्पी और पुष्पी। नाम से समझने की कोशिश करेंगे पहले। अपुष्पी मतलब यहां पर पुष्प नहीं खिलेंगे, मतलब ऐसे पौधे भी तुमने देखे होंगे जिन पर फूल नहीं आते। तो अपुष्पी पौधे जिन पर फल, फूल, बीज कुछ नहीं होता। तो अपुष्पी पौधे ऐसे पौधे हैं जिस पर फल, फूल, ठीक है, फल, फूल, बीज नहीं पाए जाते। तो ऐसे पौधे जिनके ऊपर आपको फल, फूल, बीज कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये होते हैं अपुष्पी पौधे। तो लिखेंगे फ्रूट्स, फ्लावर एंड सीड्स नॉट प्रेजेंट। तो यहां पर आपको फल, फूल, बीज कुछ भी नहीं मिलता, वो होते हैं अपुष्पी पौधे। भाई फूल से ही फल बनता है और फल में ही होता है बीज। तो ये तीनों संरचनाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं। पहले फूल आता है, फिर उससे फल बनता है, फल के अंदर बीज निकलता है। तो ऐसी कोई भी संरचना यहाँ पर नहीं होती अपुष्पी पौधों में, ठीक है। ऐसी कोई भी संरचना अपुष्पी पौधों में नहीं होती है। आ जाओ आगे बात करेंगे। पुष्पी पौधों का नाम देखो, पुष्पी पौधे मतलब यहाँ पर पुष्प भी हैं, पुष्प है तो फल बनेगा, फल है तो बीज भी बनेगा। तो यहाँ पर सब है, यहाँ पर फल, फूल, बीज पाए जाते हैं। तो भाई यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो ये ऐसे पौधे हैं जिन पर फल, फूल, बीज सब मिलेंगे। तो फ्रूट्स हो गया, फ्लावर हो गया, ठीक है, एंड सीड आर प्रेजेंट। तो यहाँ सब मिलता है भाई, सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। फ्रूट्स, फ्लावर एंड सीड्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर सारी संरचनाएं आप लोगों को प्रेजेंट रहती हैं। समझ में आ गई भाई बात, ठीक है। आगे बढ़े अब। चलिए तो आगे हमने बात करी कि मैडम जी ये जो अपुष्पी पौधे होते हैं पहले इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो अपुष्पी पौधों को बांटा गया है, आप बताएंगे 3 भागों में। तो अपुष्पी पौधे जो हैं इनको 3 पार्ट्स में बांट दिया गया है। अपुष्पी पौधे जो है बेटा इनको बांटा गया है 3 भागों में। अपुष्पी पौधे यानी कि क्रिप्टोगैमस, पेपर में क्वेश्चन आएगा, क्रिप्टोगैमस जो होते हैं इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो क्रिप्टोगैमस के 3 पार्ट हैं प्यारे बच्चों, याद रखना। इनके बारे में अब हम एक एक करके पढ़ेंगे भी। तो क्रिप्टोगैमस के 3 पार्ट हैं और 3 पार्ट में सबसे पहले आएगा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा याद रखना, थैलोफाइटा। देखो फाइटा का मतलब होते हैं पौधे, तो थैलोफाइटा यानी कि थैलोफाइटा वर्ग के पौधे। थैलोफाइटा, फाइटा मतलब पौधे,
तो पहला जो वर्ग आता है क्रिप्टोगैमस में वो होता है थैलोफाइटा। दूसरे नंबर पर आते हैं प्यारे बच्चे, आप बताएंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा कौन से आते हैं भाई? ब्रायोफाइटा। दूसरे नंबर पर आएंगे ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आएंगे आप लोग बताएंगे टेरिडोफाइटा। तीसरे नंबर पर आएंगे टेरिडोफाइटा। तो आप लोग बताकर चलेंगे कि पादप जगत में जो अपुष्पी पौधे हैं इनको 3 भागों में बांटा है। आपके सामने है तीनों, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो ये किसके भाग है कभी भी आपको पूछे, आप बताकर चलेंगे कि ये तीनों के तीनों पार्ट होते हैं अपुष्पी पौधों। पेपर में क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग अपुष्पी पौधों का नहीं है। तो भाई ये अपुष्पी पौधे 3 भागों में बटे हुए हैं, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इन तीनों के अलावा चौथा ऑप्शन कोई भी दे वो आपका अपुष्पी पौधों का नहीं होगा। समझ में आई बात? क्लियर? चलो मैडम समझ में आ गई। अगर आप बात करते हो पुष्पी पौधों की, अगर आप लोग बात करते हैं पुष्पी पौधों की, तो पुष्पी पौधों को बांटा गया है, आप बताएंगे पुष्पी पौधे जो होते हैं इनको बांटा गया है 2 भागों में। तो भाई पुष्पी पौधों की अगर बात करेंगे, पुष्पी पौधे जिनको कहते हैं फिनेरोगैमस, फिनेरोगैमस जो होते हैं इनको बांटा गया है आप लोगों के 2 भागों में। तो फिनेरोगैमस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? एक है आप बताओगे जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म यानी इनके नाम के पीछे आएगा स्पर्म, उनके नाम के पीछे फाइटा फाइटा आ रहा था, इनके नाम के पीछे आएगा स्पर्म। तो इसको कहते हैं जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी, अनावृत बीजी इनको कहा जाता है, अनावृत बीजी। और दूसरे हैं बेटा एंजियोस्पर्म, दूसरे इनका पार्ट है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म दूसरा है एंजियोस्पर्म, इसको कहते हैं आवृत बीजी, आवृत बीजी। तो ये दोनों होते हैं किसके भाग? ये दोनों हैं पुष्पी पौधों के भाग। तो ये भी पूछ सकता है पुष्पी पौधों को कितने भागों में बांटा है। तो मेरी एक पूरी कहानी सुनो भाई। पादपों को बांटा है 2 भागों में, अपुष्पी और पुष्पी। अपुष्पी के 3 भाग, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और पुष्पी के 2 भाग, आवृत बीजी, अनावृत बीजी। ठीक है भाई? ठीक है भाई, समझ में आ गई प्यारे बच्चों? अब आगे बढ़े, अब आ जाओ। अब आगे बात करेंगे तो आप लोग बताएंगे कि मैम जो ये एंजियोस्पर्म होते हैं, ये जो आवृत बीजी पौधे होते हैं, इनको हमने फिर से 2 भागों में बांटा है। तो आवृत बीजी के भी 2 भाग होते हैं जो आप लोगों को आगे पढ़ाए जाएंगे। तो आवृत बीजी के 2 भाग हैं, आप बताएंगे कि मैडम एक होता है मोनोकोट, ठीक है, मोनोकोट यानी एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, ठीक है, ये भी आपको पूछा जाएगा पेपर में। और दूसरे होते हैं डाइकोट यानी कि द्विबीज पत्री, ठीक है, दूसरे होते हैं डाइकोट यानी कि द्विबीज पत्री, द्विबीज पत्री। तो ये होते हैं आप लोगों के पूरा प्लांट का क्लासिफिकेशन। बात समझ में आई या नहीं? जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे बच्चे, ठीक है। जल्दी से बताओ सभी प्यारे साथी, आपको बातें समझ में आई या फिर नहीं आई? बहुत बढ़िया। लगता है बाहर बारिश हो रही है क्या? चलो, तो अब मैंने आपको क्या कहा भाई, प्लांट्स के बारे में अब जिक्र होगा। जीव जंतुओं को भूल जाओ, मतलब जंतुओं को भूल जाओ, जीव तो याद ही रखने हैं, प्लांट्स को याद रखना है। तो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा एक छोटे से चार्ट में कि भाई 2 तरीके के हैं। ये आप लोग बताओगे अपुष्पी और पुष्पी। अपुष्पी के आपको नाम याद हो गए होंगे, जल्दी से लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अपुष्पी पौधे कैसे होते हैं, नाम से ही समझेंगे भाई, इनके पास पुष्प नहीं होते, पुष्प नहीं होते तो फल भी नहीं होता, फल नहीं होता तो बीज भी नहीं होता। क्योंकि किसी भी पेड़ पर सबसे पहले क्या बनते हैं, सबसे पहले आएंगे फूल, उसके बाद वहां पर बनेगा फल और फिर फल के अंदर बीज। तो ऐसी कोई भी संरचना है पुष्पी पौधों में नहीं होगी। लेकिन पुष्पी पौधों की बात करें तो इनको 2 भागों में बांटा है, आवृत बीजी, अनावृत बीजी।
ये जो आवृत बीजी है इनके फिर से दो भाग हो गए हैं, मोनोकोट और डाइकोट। ये सारा पढ़ना है हमें प्लांट क्लासिफिकेशन में। तो भाई आ जाओ जल्दी से। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थैलोफाइटा के बारे में। थैलोफाइटा, चलिए भाई बात चलेगी थैलोफाइटा के बारे में। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा जो कि किसके अंदर आते हैं आप लोग बताएंगे कि थैलोफाइटा ऐसे पौधे हैं जो अपुष्पी पौधों का भाग है। तो इनके बारे में सबसे पहला पॉइंट है अविकसित पौधे हैं बेटा। अविकसित पौधे, आपको पूछेगा कि सबसे ज्यादा अविकसित पौधे कौन से हैं, तो बताना थैलोफाइटा। अनडिवेलप्ड प्लांट है ये, अनडिवेलप्ड प्लांट है बेटा, अनडिवेलप्ड प्लांट है, ठीक है। अविकसित पौधे हैं, मतलब इनमें बहुत सी संरचनाएं बनी ही नहीं है, सबसे लोअर कैटेगरी के पौधे हैं ये थैलोफाइटा जो होते हैं। तो लिखना शरीर थैलस के समान। अगला पॉइंट क्या है, शरीर थैलस के समान। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है। शरीर थैलस के समान होता है, थैलस लाइक बॉडी है भाई इनकी। क्या है, थैलस लाइक बॉडी। मैडम जी ये क्या है थैलस लाइक बॉडी, ये पेपर में पूछा जाता है कि ऐसे कौन से पौधे हैं जिनका शरीर थैलस के समान है। तो भाई इनका जो शरीर है वो थैलस के समान है, तभी इनको थैलोफाइटा बोला जाता है। थैलो मतलब थैलस के समान, फाइटा मतलब पौधे, तो थैले के समान पौधे या थैलस के समान पौधे हैं। अच्छा मैम थैलस क्या होता है, आप हमें बताएं थैलस क्या होता है। थैलस बेटा ऐसी संरचना होती है जिसमें आप पहचान ही नहीं सकते कि कहाँ पर जड़ है, कहाँ पर तना है, कहाँ पर पत्ती है, कहाँ पर कौन सी संरचना है। तो देखो अगर मैं आप लोगों के सामने एक पेड़, तो फिलहाल मेरे पास है ही नहीं यहाँ पे, तो मैं तुम्हें दिखाऊं क्या। देखो ये आपको पौधे दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे ये पौधा है। या फिर अगर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूं आपके सामने, अगर मैं एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ छोटा सा पेड़ का, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्यारे बच्चों ये क्या है, आप कहोगे मैम ये तना है। अगर मैं कहूँ कि अच्छा बताओ प्यारे बच्चों ये क्या है, आप कहोगे मैम ये ब्रांच है, ब्रांच ये शाखा है। अगर मैं कहूँ अच्छा इस शाखा के ऊपर ये क्या लगा हुआ है, तो आप कहोगे मैम ये पत्ती है, ठीक है बिल्कुल। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर ये क्या है, तो आप कहोगे कि मैडम ये यहाँ पर फूल खिला हुआ है, ठीक है ये फूल खिला हुआ है। फिर मैं कहूँ कि अच्छा और बताओ और क्या है, तो आप कहोगे मैम ऊपर की तरफ भी ये पत्तियां हैं जो हमें नजर आ रही हैं, ठीक है। तो आप अगर किसी पौधे को देखते हो तो आपको उसमें जड़ भी नजर आती है, मिट्टी के नीचे ये जड़ है, ऊपर की तरफ तना भी नजर आता है, पत्ती नजर आती है, फूल फल बहुत सारी संरचनाएं आपको नजर आती है, ठीक है। लेकिन बेसिकली जब हम थैलोफाइटा को देखेंगे, जब हम इन्हें देखेंगे, तो यहाँ आपको कुछ भी पहचान में ही नहीं आएगा कि कहाँ पर जड़ है, कहाँ पर पत्ती है, कहाँ पर तना है, कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो ऐसी संरचना जहाँ जड़ तना पत्ती, ठीक है, जड़ तना पत्तियां पहचान योग्य नहीं होती, पहचान योग्य नहीं होती, ठीक है, योग्य नहीं होती, उनको कहा जाता है प्यारे साथी थैलोफाइटा या थैलस। तो थैलस समान शरीर का मतलब है ऐसा पौधा जिसमें आपको पता ही ना चले कहाँ जड़ है, कहाँ तना है, कहाँ पत्ती है, कुछ भी समझ नहीं आता। तो लिखोगे रूट्स, आप पहचान ही नहीं सकते कि रूट्स है कहाँ इसकी, अभी दिखाऊंगी। रूट्स स्टेम एंड लीव्स आर नॉट आइडेंटिकल, आर नॉट आइडेंटिकल। तो यहाँ पर आप लोगों को जड़ तना पत्ती कुछ भी समझ नहीं आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पादप जगत के उस वर्ग का उल्लेख कीजिए जिसमें जड़ तना पत्ती कोई संरचनाएं पहचान तुल्य नहीं होती हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है। तो फिर आप आंसर लगा कर आओगे थैलोफाइटा। थैलोफाइटा ऐसे वर्ग के पौधे हैं जो बहुत निम्न किस्म के पौधे हैं और इनके अंदर जड़ तना पत्ती आप कुछ भी नहीं पहचान सकते हो,
ठीक है, समझ में आ गई बात? बताकर चलेंगे मैडम जी, हाँ आ गई। आगे बात करते हैं इनके उदाहरण की, इनके एग्जाम्पल की। तो इनके उदाहरण की जब हम लोग बात करेंगे तो इनका जो एग्जाम्पल है उसमें आप पढ़ते हो शैवाल, इसका एग्जाम्पल आता है बेटा शैवाल, और इन्हीं का एग्जाम्पल होता है लाइकेन। तो क्वेश्चन शैवाल से भी बनते हैं, लाइकेन से भी बनते हैं। शैवाल को कहते हैं हम एल्गी, और लाइकेन को हम लोग लाइकेन के नाम से ही जानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि मैम शैवाल और लाइकेन कैसे दिखते हैं? तो आ जाओ प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें दिखा दूं। ये हैं आप लोगों के थैलोफाइटा वर्ग के पौधे। इसमें थैलोफाइटा नहीं है, ये सब आपके थैलोफाइटा वर्ग के पौधे हैं। ये सारी की सारी शैवाल हैं बेटा, ये सब की सब शैवाल हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, आपने अपने आसपास कोई वो देखा होगा, कोई तालाब देखा होगा, उस तालाब में आपने पानी को कभी सड़ते हुए देखा होगा। अगर मैं आपको फोटो दिखाती हूँ नेट पर, तो मैं आपको दिखाती हूँ बेटा एल्गी का फोटो दिखाती हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, तो जब भी आपने किसी तालाब को देखा है, उस तालाब के पानी को जब आपने कभी सड़ते हुए देखा है, तो ये पानी सड़ता नहीं है, ये होती है शैवाल। ठीक है, ये होती है शैवाल। तो ये पानी सड़ेगा नहीं, ये है शैवाल। तो बेसिकली आप जो काई देखते हो, आपके नल के आसपास कुछ काई वाला एरिया जम जाता है जिस पे आप फिसल कर भी गिर जाते हो। कुछ काई जैसा एरिया आपके आसपास जम जाता है जिस पे आप फिसल के गिर जाते हो, चिकना चिकना होता है। तो ये बेसिकली क्या होती है, शैवाल होती है। ये जैसे आप देखते हो तालाब को, उस पर आपने देखा ऐसा पानी पूरा पूरा उस पर ग्रीनिश ग्रीनिश कुछ हो जाता है, ये शैवाल है। तो क्या इसमें मुझे बता सकते हो कहाँ पर इसकी जड़ है, कहाँ पर इसका तना है, कहाँ पर इसकी पत्ती है? कुछ नहीं दिखता, वैसे कारपेट सा नजर आता है वाइट ग्रीन ग्रीन। तो ये होती हैं शैवाल, और ये शैवाल आती हैं थैलोफाइटा के अंदर। आ जाओ बेटा, शैवाल के बारे में पढ़ेंगे तो हेडिंग डालेंगे शैवाल, हेडिंग डालेंगे शैवाल यानी कि एल्गी। अगर हम एल्गी की बात करते हैं तो शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। जब हम शैवालों का अध्ययन करते हैं तो उसको कहा जाता है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो फाइकोलॉजी होता है शैवालों का अध्ययन, फाइकोलॉजी होता है शैवालों का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मैम ये कैसे जीव होते हैं? तो स्वपोषी पौधे होते हैं शैवाल, स्वपोषी पादप हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, स्वपोषी पादप है, यानी ऑटोट्रोफिक होते हैं, दूसरे पौधों की तरह अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रोपिक होते हैं बेटा, ऑटोट्रोपिक प्लांट होते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कर कर अपना खाना बनाते हैं। जैसे दूसरे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वैसे ही एल्गी को भी सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ये भी कैसे प्लांट है? ऑटोट्रोफिक प्लांट है बेटा, यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना बनाते हैं। क्या करते हैं बेटा? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन करेंगे, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर करते हैं और अपना खाना बनाते हैं। चलिए आगे बात करेंगे कि मैम इनमें जनन कैसे होता है। तो शैवालों के अंदर जो जनन होगा, शैवालों के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो होगा कई मेथड से। शैवालों के अंदर जो आप लोगों को जनन की क्रिया पूछी जाती है वो बेसिकली अलैंगिक जनन होता है। शैवालों में अलैंगिक जनन की क्रिया देखने को मिलेगी। अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है शैवालों के अंदर। ठीक है, अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें कौन सी विधि से जनन कर सकती हैं ये? तो अलैंगिक जनन के अंदर आप लोग बताकर चलेंगे विखंडन की क्रिया द्वारा। तो शैवालों में अलैंगिक जनन जो होता है वो विखंडन की क्रिया द्वारा होगा, फ्रेगमेंटेशन की क्रिया द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन यानी इनके शरीर का, इनका जो पूरा बॉडी है वो टूट टूट कर गिरती जाती है और उसी से नई नई शैवाल बनती जाती है। तो फ्रेगमेंटेशन होता है विखंडन। जैसे विखंडन का बहुत बार एग्जाम्पल पूछा जाता है कि कौन सी शैवाल है जिसमें विखंडन होता है, तो आप इसका उदाहरण बता सकते हो स्पायरोगायरा। इसका एग्जाम्पल बताना है स्पायरोगायरा। ये कई बार पेपर में आया है
कि स्पायरोगायरा में जनन कैसे होगा। तो स्पायरोगायरा में अलैंगिक जनन जो होता है वो विखंडन द्वारा होगा, यानी टूट टूट कर ये गिर जाती है स्पायरोगायरा। ठीक है, एक फिलामेंटस एल्गिया भी दिखाऊंगी मैं आपको आगे फोटो। तो अलैंगिक जनन किस प्रकार होगा इनमें, विखंडन के द्वारा। या आपको पूछ ले कि लैंगिक जनन किसके द्वारा होगा, लैंगिक जनन किसके द्वारा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, तो इनके अंदर बनते हैं स्पोर्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, तो भाई इनके अंदर बनते हैं स्पोर्स यानी बीजाणु। तो इनमें बीजाणु जनन भी होता है, स्पोर्स भी बनते हैं बेटा इनमें। बीज नहीं बनेंगे लेकिन बीजाणु बनेंगे, स्पोर्स बोलते हैं जिसको। ठीक है, चलो तो अब हम बात करने वाले हैं कि मैम शैवाल जो होती हैं इनके बारे में बेसिक बेसिक पॉइंट आपने हमें बताए। अब हमें आप ये बताओ कि जो शैवाल है इनका पहले तो हमें फोटो दिखाओ, जैसे कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि अभी अभी मैंने आपको दिखाया भी था। ये देखो, ये सारी शैवाल होती हैं। ठीक, और दिखाती हूँ, चलो देखो ये वाली होती है प्यारे साथी स्पायरोगायरा। ये वाली जो शैवाल आपको दिख रही है ये स्पायरोगायरा है, ये है बेटा स्पायरोगायरा। इसके बीच बीच में से सेगमेंट टूट टूट कर गिरते जाते हैं और नई नई शैवाल उगती जाती है। तो आपको पूछ सकता है कि कौन सी शैवाल है जिसमें विखंडन के द्वारा जनन होता है। तो ये बहुत बार एग्जाम में बना है, बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि कौन सी हरी शैवाल स्पायरोगायरा के द्वारा क्या करती है, जनन करती है। तो आप लोग बताकर चलोगे, क्या बताएंगे बेटा, स्पायरोगायरा के द्वारा जो जनन करती है वो होती है आप मतलब स्पायरोगायरा में विखंडन की क्रिया द्वारा जनन होता है। चलो आओ आगे बात करते हैं। आगे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो शैवाल हैं बेसिकली ये शैवाल जो हैं इनके अंदर या ये कितने क्लासेस में कितनी फैमिली में डिवाइडेड है, किस किस रंग की होती हैं शैवाल। तो आ जाओ बात करते हैं शैवालों के कुल की, या एल्गी फैमिली की बात की जाए। एल्गी की कितनी फैमिली होती है। ठीक है, शैवाल कुल कितने रंगों के आधार पर इनको कितने कुल में बांटा गया है। तो ये 5 या 4 रंगों में बटी हुई होती हैं जो शैवाल है। जो सबसे पहली फैमिली है वो है क्लोरोफाइसी। आपको पूछेगा क्लोरोफाइसी जो होती है इसमें कैसे रंग की शैवाल आती है, क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी, तो क्लोरोफाइसी में कैसे रंग की शैवाल आती है, देखो बहुत इजी है। क्लोरो का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा था ना क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग कैसा होता है बताओ जल्दी से। हाँ भाई, इससे फ्यूल भी बनता है, बिल्कुल ठीक। मुकुलन, मुकुलन तो बेटा ईस्ट में होता है, बडिंग। वो ईस्ट एक कवक है जो आपने क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, कवक। ठीक है, चलो झोंक दो खुद को इस आग में। अच्छा, एक बच्चे ने, राजकुमार ने बहुत अच्छा थॉट लिखा है, जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। और झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, चलो तो आओ आगे बात करते हैं अब हम लोग कि मैम क्लोरोफाइसी, क्लोरोफिल जो होता है ये पौधों को कैसा रंग देता है, आप बताएंगे हरा रंग। तो ये कैसे रंग की शैवाल होती है, हरे रंग की शैवाल होती है। ये होती है ग्रीन एल्गी। तो आपको कभी भी पूछे पेपर के अंदर कि हरे रंग की शैवाल जो होती हैं इनको किस फैमिली में रखा गया है, तो आप बताएंगे क्लोरोफाइसी में। क्लोरो वर्ड देखकर ही आप लोग पहचान जाओगे कि क्लोरोफाइसी में आती हैं ग्रीन रंग की एल्गी। तो हरे रंग की जो शैवाल हैं इनको रखा गया है क्लोरोफाइसी में। तो कुछ अलग से याद करने की जरूरत नहीं, अभी हो गया याद। आ जाओ, अगला है रोडोफाइसी। अगली फैमिली है रोडोफाइसी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि रोडोफाइसी में, रोडोफाइसी वर्ग के अंदर कौन सी शैवाल आती हैं। तो भैया रोडोफाइसी मतलब लाल रंग की शैवाल। कैसे पता बेटा, आर से ही रोडो बन रहा है और आर से ही बनता है रेड।
RED रेड होता है और RHO रोडो होता है। तो R से ही रेड, R से ही रोडो, तो इसका मतलब यहाँ पर आती है रेड एल्गी। एग्जाम में कभी भी पूछे कि लाल रंग की जो शैवाल होती हैं वो किस फैमिली में, किस कुल में आती हैं, किस वर्ग में आती हैं, आप बताओगे रोडोफाइसी में आती हैं। यहां भी पहचान लोगे स्पेलिंग देखकर कि R से ही रेड और R से ही रोडो बन रहा है। तीसरे नंबर पर है फियोफाइसी, इसको करना पड़ेगा याद बस, फियोफाइसी, ठीक है। तीसरे नंबर पर है फियोफाइसी, फियोफाइसी, ठीक है। तीसरे नंबर पर है फियोफाइसी। आपको पूछ ले कि फियोफाइसी में कौन सी शैवाल आती है, तो आप लोग बताना कि फियोफाइसी वर्ग जो होता है, फियोफाइसी, तो फियोफाइसी में आती है भाई भूरे रंग की शैवाल, भूरी शैवाल जो कि ब्राउन कलर की होती हैं। भूरी शैवाल, ब्राउन एल्गी जो होती हैं वो आती हैं आप लोगों की फियोफाइसी में, ठीक है। और तीसरा चौथा जो होता है वो होता है आप लोगों की नीली हरी शैवाल। वो है प्यारे बच्चों नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल जिसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग बताओगे ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं इनको, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नीली हरी शैवाल। तो ब्लू ग्रीन एल्गी ये आती है, मैंने इनको पढ़ाया भी था आपको, जिनको हम साइनो जीवाणु के नाम से जानते हैं, साइनो बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, जो आप लोगों की मोनेरा जगत में रखी गई थी। तो ये नीले और हरे रंग की होती हैं, नीली हरी शैवाल, तो ये होती हैं नीली हरी शैवाल, इनको कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। अरे यार यहाँ पे लिखना ब्लू ग्रीन एल्गी, पहले तो फाइनली वो लिखना है ना क्लास का नाम, तो ब्लू ग्रीन एल्गी तो ये होंगी, लेकिन ये आती हैं साइनोफाइसी वर्ग के अंदर, साइनोफाइसी वर्ग में आती हैं, साइनोफाइसी। तो साइनो का मतलब नीला होता है, मैंने आपको बताया था, तो साइनोफाइसी वर्ग में आती हैं नीली हरी शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। आप बताएंगे ब्लू ग्रीन एल्गी आती हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आती हैं किसके अंदर, ये फियोफाइसी में भूरी और साइनोफाइसी में नीली हरी शैवाल। बात समझ में आई, बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो सभी प्यारे बच्चे, बात समझ में आई, ठीक है। जिंदगी संवारने को तो पूरी जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो जहां जिंदगी खड़ी है। अरे वाह बहुत बढ़िया, तो तुम तो सारे के सारे शायर हो मुझे लगता है ना। महान उपलब्धि आमतौर पर महान बलिदान से पैदा होती है और कभी भी स्वार्थ का परिणाम नहीं होती है। अरे वाह बहुत बढ़िया, चलिए तो भाई बेटा बहुत अच्छे से शायर हो आप लोग और बहुत अच्छे से चीज़ों को कर रहे हो मेरे ख्याल से। तो ये आप लोगों को एग्जामिनेशन में पॉइंट्स आते हैं, मैचिंग के लिए आ जाता है ये, एक तरफ इनके एग्जाम्पल होते हैं और एक तरफ इनकी फैमिली होती है, तो आपको मैच कर कर सही ऑप्शन बताना होता है। तो आपने ये तो पढ़ लिया कि किसके अंदर कौन सी शैवाल आती है। अब इनके एग्जाम्पल और एक बार आप देख ले, अगर आपको पूछे कि क्लोरोफाइसी में कौन कौन सी आती हैं, यानी हरे रंग की शैवाल कौन कौन सी होती हैं, तो एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जो भी बच्चा नोट्स बनाएगा प्लीज वो बच्चा इन एग्जाम्पल को अपने हाथों से हरी शैवाल में जरूर लिखेगा। तो बेटा ये सारी की सारी हरी शैवाल है, ये सारी की सारी हैं हरी शैवाल, ये ग्रीन एल्गी हैं, ये सारी की सारी आती हैं क्लोरोफाइसी वर्ग के अंदर, ठीक है। कौन कौन सी हैं, क्लेमाइडोडोनोमास है बेटा, एक तो आपको दिख रहा है यहाँ क्लेमाइडोनोमास, ये बेटा एक कोशिकीय है। ये कैसी एल्गी है, क्लेमाइडोडोनोमास एक कोशिकीय एल्गी है, ये एक कोशिकीय है बेटा, सिंगल सेल्यूलर है, एक कोशिकीय है, सिंगल सेल्यूलर, एक ही कोशिका की बनी है, ये सिंगल सेल्यूलर है, ठीक है, सिंगल सेल्यूलर है। क्लेमाइडोनोमास होती है सिंगल सेल्यूलर, और इसको मैं यहाँ लिखने वाली हूँ हिंदी में, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास जो है ये एक कोशिकीय शैवाल है और हरे रंग की होती है। अगली है वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स जो है ये भी हरी शैवाल है। अगली है यूलोथ्रिक्स, बेटा यूलोथ्रिक्स बहुत आता है पेपर में, यूलोथ्रिक्स ये बहुत आता है, जिस पर मैं डबल टिक लगा रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है,
यूलोथ्रिक्स, ठीक है। ये नहीं पूछेगा, अलवा पूछ लेता है, अलवा। हलवा से याद कर लेना, अलवा, ठीक है, हलवा से याद कर लेना, अलवा। तो ये भी आती है, ये भी याद रखना। और हाइड्रोडिक्टियोन ये नहीं पूछा जाता। तो क्लेमाइडोनोमास के बारे में आएगा, जो कि एक कोशिकीय शैवाल है, सिंगल सेलुलर, माइक्रोस्कोप से दिखेगी। अगला है वॉल्वैक्स, यूलोथ्रिक्स और अलवा, ये हरी शैवाल है, ठीक है। ये कैसी शैवाल होती हैं? हरी शैवाल होती हैं बेटा ये। और अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं तो जो मैंने स्पायरोगायरा लिखवाई थी ना, वो भी हरी शैवाल है, ये रही। तो बेटा ये जो स्पायरोगायरा है ना, ये भी है हरी शैवाल, ये भी आती है हरी शैवाल के अंदर, ठीक। तो इसको भी आप लोग लिखेंगे, हरी शैवाल की कैटेगरी में आती है ये। तो लिखना स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा ये भी आती है हरी शैवाल में, ठीक है, स्पायरोगायरा। तो कैसी है? हरी शैवाल। आपको दिख ही रहा है कलर फोटो के अंदर, सारी की सारी हरी हैं। बेटा कारा भी पूछ ली जाती है, कारा, ये कारा, ठीक है, ये कारा जो है ये भी हरी शैवाल में आती है। क्लोरेला बहुत पूछी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला, क्लोरेला बहुत पूछी जाती है। इसको बारे में ना, क्लोरेला के बारे में मैं कल भी बताऊंगी आपको। तो भाई धन्यवाद, मिलते हैं अब कल, टाइम ओवर हो चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद।